जय हिंद दोस्तों। 28 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को। तो उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अच्छा, उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को और उनका जन्म हुआ था दोस्तों अविभाजित पंजाब के गाह गांव में। अब यह गांव पाकिस्तान में है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। इसके अलावा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया था। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी रहे हैं 1966 से 69 तक, वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे हैं 1971 में और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं 1972 में। आरबीआई के गवर्नर थे 1982 से 85 तक। यूजीसी के अध्यक्ष बने थे 1991 में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 1998 और 2004 तक रहे हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने थे 2004 से 2014 तक। राज्यसभा के सदस्य रहे 1991 से 2004 तक। 5 बार वह असम से राज्यसभा के सदस्य रहे, एक बार वो राजस्थान से चुने गए थे। नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे 1991 से 1996 तक। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उनके कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करते हैं। तो उन्हें 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार 1993 में दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में प्रदान किया गया था। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुछ बड़े फैसले आपको याद रखने होंगे, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था और ये परमाणु समझौता 2008 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये फाइनल कब हुआ था? 2008 में। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था इन्हीं के शासनकाल के दौरान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2013 में लाई गई थी। इसके द्वारा डायरेक्ट लाभ दिया जाना, यानी कि खातों में डायरेक्ट पैसा भेजने की जो शुरुआत है वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार से सभी सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि सभी जानकारी ले सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में आया था इन्हीं के शासनकाल के दौरान और आधार कार्ड की स्कीम दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार में ही आई थी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दे दी है, यानी कि चाइना अब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। तो इससे भारत को भी टेंशन होने जा रही है। दोस्तों ये तिब्बत क्षेत्र में बनाया जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा और 137 बिलियन डॉलर की लागत से इसको बनाया जाएगा। तो यह बांध चाइना की 14वीं पंचवर्षीय योजना का एक पार्ट है और इस बांध से सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा और जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है, यानी कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती है उसी स्थान पर
चाइना के द्वारा ये बांध बनाया जा रहा है। तो अब इससे भारत को क्या हानि होने वाली है? तो देखिए, पानी भी रोका जाएगा और एक खतरा भी बना रहेगा कि चाइना कभी भी हमारा पानी रोक सकता है और जिससे भारत में टेंशन हो सकती है। बात हुई है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के बुरांग जिले में स्थित अंगसी ग्लेशियर है। और दोस्तों, यह ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी में स्थित है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई है 2700 किलोमीटर के लगभग और यह भारत, बांग्लादेश और चाइना से होकर के बहती है। तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और यह नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है और गंगा नदी में जब ये बांग्लादेश में मिल जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 14 टाइगर को। तो मध्य प्रदेश से 14 टाइगर अन्य राज्यों में भेजे जाएंगे। अब ये टाइगर कहाँ कहाँ भेजे जाएंगे? गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। दोस्तों, ये टाइगर किन किन टाइगर रिजर्व से लिए जाएंगे? तो बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से इन बाघों को लिया जाएगा और अन्य राज्यों में इसको भेजा जाएगा। अब इनकी सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व बनने जा रहे हैं, जैसे रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य और शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी टाइगर को रखा जाएगा, क्योंकि कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए इन टाइगर को अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की है। मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया है और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। 55वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान का धौरपुर करौली टाइगर रिजर्व। वर्तमान में देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 57 टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में कुल 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है या इंटरनेशनल टाइगर दिवस मनाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 2022 की गणना के अनुसार भारत में 3682 टाइगर हैं और सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अब ये राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा कई बड़े आयोजन करवाए जाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस समारोह होता है, स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है और बहुत सारे राष्ट्रीय उत्सव होते हैं। तो इन उत्सवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर लोग अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं इस ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कि हमारी सीट कहाँ है, हमारा स्थान कहाँ है, हमको कब जाना है। तो ये सारी जानकारी इस वेबसाइट और ऐप पर होगी। तो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे उन सभी की जानकारी इस पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है इस्पात मंत्रालय ने। वॉलेट ऐप गूगल ने, संज्ञान ऐप आरपीएफ ने, सारथी 2.0 ऐप सेबी ने, प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने, बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार ने, अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार ने, मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने, संभव ऐप इंडियन आर्मी ने और भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है,
कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पाइप के माध्यम से जल पहुँचाने का काम किया है। अब ये किस योजना के माध्यम से किया गया है? तो केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर जल योजना, इसके माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की गई है पंजाब के द्वारा। इस परियोजना से करीब 25 लाख की आबादी को और 4 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, हर घर जल योजना को डिस्कस करते हैं तो यह योजना जल जीवन मिशन का एक पार्ट है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। दिसंबर 2024 तक इसको पूर्ण करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी इस पर कार्य हो रहा है। भारत में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? CR पाटिल, ये भी आप याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य है देश के हर घर को पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। इस योजना में घरों तक पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाड़ी और जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर भी पाइप जल कनेक्शन की स्थापना की जा रही है। यानी कि गाँव में क्या किया जा रहा है कि सभी घरों तक पाइप के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो गाँव में स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी होते हैं और जो सामुदायिक भवन होते हैं वहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पंजाब की बात करें दोस्तों तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। 117 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की यहाँ पर 13 सीटें हैं। पंजाब की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे या कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अभी हाल ही में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गाँवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी और यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति की स्वामित्व तय करना, यानी कि ग्रामीण इलाकों में कौन सी संपत्ति किसकी है ये तय करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसी के तहत ये संपत्ति कार्ड अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं और ये 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। बात हुई है दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना की, तो हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाएं डिस्कस करते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। जैसे विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू की है 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय की योजना है, यह शुरू की गई है 1 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। तो दोस्तों, यह एक कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अटल युवा महाकुंभ का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती की याद में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना होगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, जिसे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया था। बात हुई है यूपी की, तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए नई सोशल मीडिया नीति बनाई है। उत्तर प्रदेश के कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम जायस सिटी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने पर अधिकतम कारावास सजा आजीवन कारावास की गई है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में किया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे और अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी 2024 में 19,918 हो गई है।
महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 27 दिसंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि जब महामारी फैलती है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए जिससे उसको रोका जा सके। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस और भारतीय सेना सेवा कोर दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया गया है। 19 दिसंबर को गोवा दमन द्वीप मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस और 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? अगला क्वेश्चन है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के शुभारंभ पर उन्होंने 10,000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया है। तो ये जो पुरस्कार राशि प्रदान की गई है उसकी 50% राशि जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम पंचायतों को दी जाएगी और 50% राशि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें पोषण स्तर पर खर्च करने के लिए की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राउरकेला में किया जाएगा। तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। यह लीग 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो पहला चरण हो जाएगा 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक और इसका जो दूसरा चरण होगा वो 19 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है, और इसका जो फाइनल होगा वो 1 फरवरी 2025 को होगा। दोस्तों हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण 2013 में हुआ था और इसका जो पिछला संस्करण है वो 2017 में हुआ था जिसको कलिंगा लॉन्सर्स ने जीता था, ठीक है। तो ये जानकारी आप नोट कर लें। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के राउरकेला में है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करेंगे। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव कौन बने हैं? अरुणीश चावला। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 2023 में मलेरिया के 0 मामले दर्ज किए गए हैं? लक्षद्वीप और लद्दाख और पुदुचेरी। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 33 मेडल जीते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की गई है? इंदौर। रोड्रिगो रेटो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख थे जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की जेल हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
फोर्ब्स के द्वारा 2024 विश्व की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार साको। और अमिताभ चटर्जी किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? जम्मू और कश्मीर बैंक के। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो यह अमेरिका में है। एमटी वासुदेवन नायर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह फिल्म निर्देशक और प्रसिद्ध लेखक थे। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम हड़प्पा काल की नदियां और उनके किनारे बसे शहर डिस्कस करेंगे, जैसे हड़प्पा राबी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज, लोथल भोगबा नदी के किनारे, और रंगपुर भादर, कुणाल सरस्वती, वनावली सरस्वती, भगवानपुरा सरस्वती, आमरी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और सुतकांडोर दास्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन, मांडा चिनाब, दैमाबाद प्रबरा और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों, नवंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रालेंग नाओ खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो आईजीबीसी प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 जीती है? नेपाल। हाल ही में तूफान ट्रामी ने किस देश को प्रभावित किया है? वियतनाम। किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा ग्रह खोजा है? भारत। स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। लुलू बाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? रियाद में, जो कि सऊदी अरब में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक प्रदान किया गया है? 463। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के अभी हाल ही में नए गवर्नर बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर संजय मल्होत्रा बताया हुआ है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर आपको पेड कोर्स मिलेगा। तो बहुत सारे पेड कोर्स आने वाले हैं, तो आप इंतज़ार करिए, बहुत बढ़िया कोर्स आने वाले हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ई बुक मिल जाएगी।